अरे आवाज आ रही? यस सर। ठीक है, देखो जैसे कि पता है हम लोगों ने लाइसोसोम तो कर लिया था, ठीक है। तो लाइसोसोम जब हमने किया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या था भाई? मेम्ब्रेन बाउंड सैक था फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, एक पैकेट के जैसा था, छोटे छोटे पैकेट की तरह, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए थे, ठीक है। याद आ गया होगा। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते थे? 4-5 तरह के काम करते थे, मैंने 2-3 आपको बता भी दिए थे कि बॉडी में हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पहले तो होता है, ठीक है। देखिए पहले हम राइबोसोम की बात कर देते हैं, आप लोग को याद नहीं है तो राइबोसोम देखिए क्या करता है कि हमारे एनिमल सेल के अंदर, और आपको होता है प्लांट सेल में भी होता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। 2 तरह के होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं हमारे सेल में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है भाई, ये वाला, वो क्या करता है? वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसके जिम में केवल प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ से प्रोटीन, ये राइबोसोम जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ये क्या करते हैं, यहाँ से ये प्रोटीन लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर की बाउंड्री दिख रही है ना आपको, मोटी वाली दिख रही है ना, ये वाली बाउंड्री, ये जो मोटी सी ये बाउंड्री जैसी दिख रही है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसको, इसकी मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए, या इसके फॉर्मेशन के लिए, जैसे मान लो कभी बनाना हो इसको, ठीक है, या तो नया सेल ही बन रहा हो, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो बाउंड्री होगी वो प्रोटीन की बनेगी। प्रोटीन भी एक चीज होगी, एक हिस्सा होगा जिससे बनेगा कंपोनेंट। तो एंडोप्ला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और इस प्रोटीन को यहाँ पर बाउंड्री तक पहुंचाने का काम क्या कौन करता है? राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है आपको पता है? फैट एंड लिपिड्स, ठीक है, फैट और लिपिड बनता है। इस फैट और लिपिड को भी फिर वो क्या करता है? इस बाउंड्री तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, इन सब चीज से मिलकर बनती है। तो राइबोसोम क्लियर है। लाइसोसोम देखते हैं। लाइसोसोम आपको ये दिख रहा होगा, ये पैकेट जैसा, छोटे छोटे पैकेट्स के जैसे होते हैं, ठीक है। और एक दो नहीं होते, पूरे हमारे सेल में एक ही लाइसोसोम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक ही राइबोसोम होगा जरूरी, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो है, यहां पर मैंने एक ही बनाया है आप लोग को दिखाने के लिए। ये करता क्या है कि हमारे साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी, साइटोप्लाज्म मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर का ये पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, अगर कोई फूड के साथ बैक्टीरिया इंटर कर जाए, ठीक है, खाना आता है ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, मैंने आप लोग को पहले बताया था, जो रेड ब्लड सेल जुड़ी होती है विली के थ्रू, वो ब्लड में ग्लूकोज दे देती है, और आरबीसी उस ग्लूकोज को कहां लेके आता है? बॉडी के सेल तक पहुंचाता है रेस्पिरेशन के लिए। और फिर उससे क्या होता है? ग्लूकोज से एनर्जी ले ली जाती है, लेकिन कुछ चीज वेस्ट भी बच जाती है। तो जो भी चीज फूड की तरह हमारे बॉडी में आती है, तो उसके साथ हो सकता है कि बैक्टीरिया भी आ जाए, ठीक है ना। बैक्टीरिया इवनली हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे स्टमक होता है, पेट, लिवर, ये पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, यहाँ से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। वो एसिड इतना खतरनाक है, समझ रहे हैं ना, कि बाहर निकले तो आदमी जल जाए, लेकिन बॉडी में देखिए हमको कुछ नहीं करता।
अभी भैया दीदी लोग है ना जो 10th क्लास में, उन लोगों को पढ़ाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है कि अगर हाथ पे गिर जाए ना बेटा, नहीं कहते एसिड अटैक हो गया, जल जाएगा हाथ, लेकिन हमारे स्टमक में रहता है और हमको कुछ नहीं होता। तो जो हमारा स्टमक होता है ना, उसके इनर वॉल पे एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारा मान लो पेट है, हम अपना पेट काट के क्यों दिखाएं, यहाँ बोर्ड पे दिखा रहे हैं कि नहीं, देखिए ये हमारा ओएसोफेगस से फूड पाइप अंदर आता है ना, और आपने देखा होगा ऐसे कुछ पैकेट जैसा होता है, ऐसा पहले फूड इसमें जाता है और फिर यहाँ से वो इंटर करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो स्टमक है ना, तो इसका जो इनर वॉल है, ये वाला हिस्सा अंदर से एक मटेरियल का बना होता है, उसका नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, नहीं तो बता देता मैं। वो क्या करता है, म्यूकस, या याद आ गया, ये हमारा स्टमक जो पेट होता है ना, स्टमक का मतलब यहां से यहां तक सब कुछ स्टमक नहीं होता, स्टमक एक पैकेट होता है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो ये फूड पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, नली जो फूड पाइप की होती है खाने वाली, इसको ओएसोफेगस कहते हैं, पता होगा आप लोग को। सबसे पहले स्टमक में जाता है, स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वो इतना खतरनाक होता है, और क्यों होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर आ रही है, अब माउथ के अंदर आ रही है तो अंदर जाएगी ओएसोफेगस के थ्रू, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मोस्टली 99% जितनी भी बैक्टीरिया है सबको खत्म कर देता है। हमारा फूड पहले स्टमक में जाएगा और जितनी भी बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी, लेकिन बाई चांस कोई बैक्टीरिया ना मर पाए तो आगे अब उसको कोई रास्ता नहीं है, वो सीधे हमारे क्या कहते हैं ब्लड में मिक्स हो जाएगा, आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड पचेगा, वहां से रिलीज होती है, वहां से निकल करके सीधे हमारे ब्लड से के थ्रू हमारे सेल तक पहुंच जाएगा। अब जब सेल में आ गया तब तो सेल को खत्म कर सकता है, सेल को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई यहाँ पर भी एक है ना सेकेंड हम डिफेंस बना के रखते हैं, लाइसोसोम इज द सेकेंड डिफेंस ऑफ आवर बॉडी मैकेनिज्म, सेकेंड डिफेंस होता है हमारे सेल के अंदर। जैसे कोई बैक्टीरिया आएगा ना, बोले बेटे हम अभी हैं, अभी तुमको दिखाते हैं, वो जाता है और वहां पर उस बैक्टीरिया के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है, फट जाते हैं। फटने से क्या होता है, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है उसके ऊपर आ जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, बहुत सारी चीज उसके अंदर होती है जिससे कि बैक्टीरिया मर जाता है। पहली बात तो ये। लाइसोसोम दूसरा काम क्या करता है, कोई फूड पार्टिकल अंदर आ गया हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, और वो इतना हार्ड है कि उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उससे कोई एनर्जी नहीं हुआ। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे सेल में ऑक्सीजन जाता है, वाटर पहले से रहता है, और ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। अब ये तीनों चीज मिक्सअप होती है तो क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा दिक्कत हुआ कि वो ग्लूकोज का कुछ हिस्सा है ना, वो टूट ही नहीं रहा, वो ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है। अब सेल में ज्यादा दिन तक पड़ेगा तो सेल को डेड कर देगा, वो सेल के प्रोसेस में दिक्कत हो रही है। तो लाइसोसोम जो पैकेट होता है वो जाएगा उस फूड के पार्टिकल तक, और वहां पे ब्लास्ट होकर के उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसे जो एनर्जी मिलनी है मिल जाएगी, और नहीं तो उसको इतना पतला कर देगा, इतना पतला कर देगा वाटर में घुलने के लायक कि फिर वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, लाइसोसोम क्लियर, आपको समझ में आया? आरव, Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया, और हाँ याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको जरूर देगा, व्हाई वी कॉल लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ आवर सेल, हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ आवर सेल क्यों कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना। वो क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको, उस नोट्स में मैंने भेज भी रखा हुआ सर, है ना। अब बात करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अपने अपने बुक पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया निकालिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द
पावर हाउस ऑफ द सेल। हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, अपने सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, इसकी टू कवरिंग होती है, डबल कवर होती है इसके बाउंड्री पे, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, ठीक है। थैंक यू। मैथ्स साइंस के नोट्स, मैथ्स की बुक लाए, मैथ की बुक उसके पास है, स्क्वायर नंबर का बुक लेके आइए, जल्दी से आइए, गुड़िया को भेजो जरा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, उसके ऊपर डबल कवरिंग होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पे, इस पे डबल कवरिंग है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो इसका बाहर का जैसे कोट होगा, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दिखा दूं, अगर मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे, ठीक है, समझ में आ रहा, दिख रहा है ना। अगर इसकी दो कोटिंग मान लो, ये मैंने नंबर 1 कोटिंग बनाई इसके बाहर, बता रहे हैं सब कुछ, और इसका आउटर कवरिंग मान लो कि मैंने इस टाइप का बना दिया कुछ, ठीक है। तो जो आउटर कवरिंग है ना, ये पोरस है। पोरस मतलब कि सुराखदार, कोई चीज आर पार आसानी से जा सकती है। और अंदर वाली फोल्डेड, मतलब अंदर से वो ज्यादा, मतलब कि सेलेक्टिव चीजें ही बाहर जाएंगी, और बाहर बिल्कुल पोरस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए, these folds increases surface area for ATP generating chemical reaction। अब ATP क्या होता है वो देखिए, the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine, क्या लिखा है, adenosine ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, adenosine ट्राइफॉस्फेट molecules. ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria are strange organelles, okay, in the sense that they have their own DNA and ribosome. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. अब देखिए, मैं आपको सारा चीज इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छे से समझाता हूं। देखिए यहाँ पे, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आप लोग को बताया, बैठ के मैं बता सकता हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना, ठीक। बाहर का जो इसका कोटिंग है वो है पोरस, ठीक है। इनर जो इसकी वॉल है, ये कोटिंग, वो है फोल्डेड, मतलब कि एक के ऊपर तह के तह ऊपर जो होती है ना, इस तरह से लेयर वाइज, परतदार जिसको कहते हैं। ये पहली बात तो हमने देखा। पहला काम इसका, मैंने ये स्ट्रक्चर बताया कि इसकी डबल कोटिंग होती है, या डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, बाहर से जो बाउंड्री होगी डबल लेयर होगी, जैसे कि हमारे सेल के अंदर होता था। सेल के न्यूक्लियस का डबल लेयर मेम्ब्रेन होता था ना, याद है आप लोग को, जिसको कि क्या कहते थे, सेल के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले आपको जानना है कि डबल लेयर की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, बाहर वाली पोरस होती है, अंदर वाली फोल्डेड होती है, ये बात। दूसरी बात इसमें क्या जाननी है कि जो फोल्डेड वाला हिस्सा है ना, अंदर जो मैंने ये बना रखा है, ये जो फोल्डेड वाला हिस्सा है अंदर वाला, यहाँ पर एटीपी, एटीपी जनरेट होती है। वो एटीपी क्या है वो देख लो, उसका फुल फॉर्म क्या था बोलना, मेरे याद नहीं आ रहा, और तुम्हारे बोलने से तो मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, आप लोग इतना धीरे बोलते हैं। रुक जाओ,
उसका नाम था एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, देखिए, द मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, दिस फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। ये जो फोल्डेड इलाके होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो आप, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये ज्यादा फोल्डेड है, ज्यादा फोल्डेड है, इसका जो इनर वॉल है, इसका मतलब है कि एटीपी के लिए प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस, ताकि एटीपी ज्यादा से ज्यादा स्टोर होके रहे। एंडोसाइनिन, एडेनोसाइनिन साइन ट्राइफॉस्फेट, यही है ना। ये काम क्या करता है कि हमारे सेल के अंदर कोई भी जो केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होता है, उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे सेल में जो एनर्जी देने का काम करता है, वो ये एटीपी ही प्रोवाइड करता है। और ये एटीपी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में होता है, जो कि फोल्डेड होती है। और एटीपी रेफर्स टू एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं एटीपी को। क्यों कहते हैं? द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमारा बॉडी इस एटीपी का यूज कब करता है? हम और आप कब यूज करते हैं? अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले वॉल के, जो फोल्डेड वॉल है, उसके एटीपी का यूज कब करते हैं? मैकेनिकल वर्क, मतलब दौड़ना, कूदना, कुछ भी करना, मैकेनिकल काम जो भी करना है उसके लिए। और नहीं तो साथ साथ किस चीज के लिए करते हैं हम लोग? ठीक है, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड। कुछ अगर केमिकल कंपाउंड हमको बॉडी में बनानी है, सेल को कुछ केमिकल मिक्सअप करना है, 2-3 केमिकल को मिला के कुछ बनाना है, तब दो काम, एक तो मैकेनिकल वर्क के लिए और केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल के अंदर जो एटीपी है उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की और खासियत सुन लीजिए। आपने दो चीज देख लिया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और एटीपी क्या होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज सुनिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। ऐसा हमारे बॉडी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं जिसका अपना डीएनए हो। ये पूरा सेल, और देख रहे हैं ना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कि अपना डीएनए, केवल माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। एक अपना डीएनए होगा, इसके साथ साथ, डीएनए के साथ साथ उसमें और क्या होता है? राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम क्या करता है मुझे बताने की जरूरत, राइबोसोम लाइसोसोम बता रखा है, ठीक है। और इन, अब ये सोचने वाली बात है, राइबोसोम करता क्या था दीपक? तुम बताओ, राइबोसोम का क्या काम था? हाँ, ट्रांसफर करता था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजों को लेकर के। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर राइबोसोम है, तो भाई उसका तो काम है केवल ट्रांसपोर्टेशन का, तो जरूर या तो प्रोटीन, फैट, लिपिड, कुछ ना कुछ तो बनता होगा ना। तो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद से प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए उसके अंदर राइबोसोम होता है, ताकि इस प्रोटीन को लेकर के सेल में और दूसरे हिस्सों में सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा सके। बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। गोल्जी एपेटस, बिल्कुल। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, आरव समझ में आ रहा है तुम्हें? तो देखिए, अगर प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। पहली बात तो ये, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड, एंड ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। प्लास्टिड, सबसे पहली बात है कि देखो प्लांट सेल में दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलरफुल होता है, ठीक है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो व्हाइट या कलरलेस होता है। क्लियर है इतना तक? तो समझ में आया उदित? देखो, प्लास्टिड हमारे केवल ह्यूमन एनिमल सेल में तो होता ही नहीं,
पहली बात तो याद रखनी है कि ये प्लांट सेल का मटेरियल है, प्लांट सेल का एक सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट या कलरलेस हो, ठीक है। पहली बात तो इतनी। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम की चीज होती है। प्लांट के पत्तों में देखा है, सुना है ना हमने, क्लोरोफिल होता है। तो फिर से सुनिए, वो क्लोरोफिल कलरफुल क्यों होता है? जिस प्लांट के लीव्स में या सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, उसका कलर ग्रीन नहीं होगा, मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, देखो बोर्ड पे देखो आप लोग, देखना बेटा, आ रहा हो आप बोर्ड पे। देखिए, क्रोमोप्लास्ट ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। किसको? नीचे पता है मेरे को, मेरी स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ हर बार। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल को हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट चीज है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। प्लांट सेल जो हमारा होता है, उसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक तरह का पिगमेंट होता है कलरफुल, जिसको कि क्लोरोफिल कह लो या क्लोरोप्लास्ट कह लो, और इस क्लोरोफिल के कारण ही उसका कलर ग्रीन होता है, यह कलरफुल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ साथ और क्या क्या होता है? ऑरेंज और येलो कलर के भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं। बात समझ रहे हैं? इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ ऑरेंज और येलो कलर के भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं देखिए, अब तो उससे क्या होता है, लीव्स का कलर डिसाइड होता है कि लीव्स का क्या कलर होगा। अगर उसमें क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा हो तो पत्तों का कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल के कंपेयरली ये येलो या ऑरेंज वाले पिगमेंट ज्यादा होंगे तो उनके किसी पत्ते का कलर, लीव्स का कलर कोई ऑरेंज टाइप का हो जाता है, येलो टाइप का हो जाता है, रेड टाइप का हो जाता है, होता है ना, अलग अलग कलर के प्लांट के पत्ते होते हैं। Leucoplasts are primarily organelle in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. देखिए, अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे, जो दूसरे टाइप का प्लास्टिड होता है। मैंने क्रोमोप्लास्ट बता दिया जो पहले टाइप का प्लास्टिड होता था। अब दूसरे टाइप का जो प्लास्टिड है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है उसके बारे में सुनते हैं। हो जाता है मेरे से, एक सेकंड मैं देख लूंगा। LUCO है ना, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट है
इसके इसका कलर हमको तो पता ही है, तो व्हाइट होगा, नहीं तो कलरलेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, ऑयल और क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन। अब प्रोटीन के ग्रेनुल्स होते हैं, मतलब कि वही मटेरियल होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर embedded in a material called the stomata। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा तो जानते हैं ना, लीफ का जो सुराख होता है किसी भी पत्ते का, लीफ समझते हैं ना पत्ता, उसके जो सबसे महीन महीन सुराख होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जिससे वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है। ये बहुत ही लेयर्ड होती है, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर चढ़ी होती है स्टोमेटा के ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइट्रोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो स्टोमेटा होती है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जैसी ही होती है, ठीक है। लाइक द माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो जो प्लास्टिड है, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो या ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स के भी माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। क्लियर है? वैक्यूल्स क्या होते हैं वो देखिए। देखिए, वैक्यूल्स आर स्ट्रेंज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल मतलब बेटा एक पैकेट। वैक्यूल मींस पैकेट। स्टोरेज सैक मतलब कि किसी चीज को स्टोर करने वाले पैकेट या बोरे या कट्टे, कुछ भी कर सकते, बोरी है। फॉर सॉलिड और लिक्विड। अब देखो यहां पे फिर से मैं समझा दूं आपको। अगर वैक्यूल्स की बात करें, ये एक वैक्यूल है और ये एक वैक्यूल। ये हो गया एनिमल का, एनिमल सेल के अंदर, और ये हो गया प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है बड़ा होता है, एनिमल सेल का छोटा होता है। पहली बात तो ये, दोनों क्या काम करते हैं, या तो ये किसी भी तरह के लिक्विड को स्टोर करेंगे या किसी भी तरह के सॉलिड को स्टोर करने का काम करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell vacuole। ठीक है, अगर मान लो पेड़ का जो सबसे सेंटर का हिस्सा होता है, कोई भी ट्री ले लो, उसका जैसे मान लो बेटा ये ट्री है हमारा, ये सेंटर का हिस्सा हो गया, ट्री के सेंटर का हिस्सा हो गया ना। तो यहां पर जो पाया जाने वाला वैक्यूल होगा, जो वैक्यूल होगा वो सेल का 50 से लेकर 90% तक हिस्सा तक ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब ये पूरा, अगर मान लो इसके सेंटर का कोई सेल है तो सेल के 50% की जितना बड़ा, और नहीं तो कभी कभी 90% की जितना बड़ा अंदर केवल वैक्यूल ही होगा। मतलब सेल के, प्लांट सेल के अंदर कोई सेंटर का हिस्सा, अगर आप प्लांट का सेंटर का हिस्सा लें और उसका एक पार्ट निकाल के उसके सेल को अगर जांच करें, तो उसमें जो वैक्यूल होगा वो सबसे ज्यादा जगह छेकेगा उस सेल के अंदर। ठीक है ना? In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। turgidity या rigidity मतलब कि सख्तपन, कठोरता। तो मेरे कहने का मतलब मैं वैक्यूल की बात कर रहा था
कोई भी प्लांट का जो सेंटर का हिस्सा है, अगर वहां से हम एक सैंपल निकाल लें और एक सेल को देखें, तो सेल का या तो 50% या उस सेल के 90% तक वो केवल वैक्यूल ही होगा। ये वैक्यूल सॉलिड और लिक्विड दोनों को स्टोर करके रखता है। इस वैक्यूल के कारण ये वैक्यूल जितना ज्यादा साइज कवर करेगा, अगर 90% साइज कवर कर रहा है, मतलब कि लकड़ी उतनी ही ज्यादा अच्छी है, वुड की क्वालिटी उतनी अच्छी, मतलब ज्यादा सख्त मानी जाएगी। और मतलब पता है क्या, आपने शीशम का या पेड़ किसी को देखा होगा, हम लोग गांव के हैं तो हम लोग को पता है बेटा। जैसे मान लो कि आपने एक है ना लॉक काटा ये पेड़ का, ठीक है, अब देखिए ये देखिए, अब ये देख रहे हैं। आप जब लकड़ी को कटा हुआ कुंदा उसका देखोगे ना, तो उसके सेंटर में दिखेगा आपको कि इतनी गोलाई तक है ना पूरा काला काला सा या लाल रंग का दिखेगा। या अब जिसमें मान लो बेटा कि अगर इतना पूरा, अगर मान लो इतना काला है, इसका मतलब पता है क्या है, लाल ज्यादा डार्क कलर का है, मतलब कि वहां वैक्यूल जो है उस सेल के 90% हिस्से तक है। और जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा, पहली बात तो ये कि वुडन क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, बेस्ट है। दूसरी बात हमको इससे ये पता चलती है कि वो उतना ही रिगिड होगा, मतलब कि हार्ड। क्लियर है, समझ गए आप लोग, उतना ही रिगिड या हार्ड होगा। ये वैक्यूल ये चीज डिसाइड करता है। देखिए, प्लांट सेल वैक्यूल और फुल सेल स्वैप, इसमें क्या होता है, फुल ऑफ सेल स्वैप। सेल स्वैप मतलब कि मटेरियल ऐसा भरा होता है वैक्यूल के अंदर कि वो कठोरता प्रदान करता है, रिगिडिटी प्रदान करता है पूरे के पूरे हिस्से को या सेल को। Many substances of important in the life of the plant cell are stored in vacuole। और वैक्यूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या करती हैं, उस प्लांट सेल को लाइफ प्रदान करती है। ज्यादा उसके जीने के लिए, प्लांट सेल के सर्वाइव के लिए वो सारे मटेरियल की जरूरत होती है, और वो सब कहाँ होती है, वैक्यूल के अंदर होती है। ठीक है, दीज इंक्लूड अमीनो एसिड। अब देखो उसके अंदर क्या क्या होता है, अमीनो एसिड, सुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन, ये सारी चीजें उसमें होती है। एमिनो एसिड होता है, सुगर होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, और कुछ प्रोटीन भी होता है, जिससे कि प्लांट पूरा जिंदा रह सके, अपना काम चला सके। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अगर हम अमीबा की बात करें जो यूनिसेलर होता है या सिंगल सेल्ड होता है, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। उसमें तो पूरा का पूरा क्या होता है ना, उसके अंदर एक वैक्यूल छोटा सा पैकेट टाइप का बना होता है, तो जो भी वो खाता है ना, वो उस छोटे से पैकेट के अंदर भरा रहता है। यहाँ देखो, इसे बेटा मान लो कि ये अमीबा है, ठीक है, जो वो खाना अंदर करेगा ना, तो यहाँ वैक्यूल बन गया एक, तो उसके अंदर वो खाना स्टोर्ड है, और वैक्यूल के अंदर भरा हुआ क्या रहता है, एसिड। अब इसको गलाता रहेगा गलाता रहेगा, और एक बार क्या होगा, जब पूरा गल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। In some unicellular organisms, specialized vacuoles can also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। ये वैक्यूल क्या करता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अमीबा है और भी है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कि जो उसके बॉडी में बेटा एक्स्ट्रा वाटर, जरूरत से ज्यादा पानी भी तो बाहर चाहिए, ज्यादा पानी भी तो अंदर नहीं रहना चाहिए, या कोई भी वेस्ट मटेरियल है, तो ये वैक्यूल क्या करता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in a specific ways। The cell thus has a basic structural organization। This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste materials of forming new protein। तो ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर था। सेल
कि जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसके कारण से, और सेल के अंदर जो भी हिस्से होते हैं सेल ऑर्गेनेल के कारण पूरा का पूरा सेल फंक्शन करता है, काम करता है, तरह तरह के न्यूट्रिशियस चीजों को गेन करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है, सारा काम करता है, और इस तरह से लाइफ बनी रहती। ये तो हो गया। अब कॉन्सेप्ट आता है सेल डिवीजन का। आरव हो ना साथ में? आरव, अब देखिए हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसके बाद आप लोग को जल्दी से समझा देता हूं। ठीक है, इसमें एक मदर सेल होता है, यह है मदर सेल। अब ये टूट करके क्या होंगे कि दो हिस्सों में बट जाएंगे। मैंने पहले बता रखा था, इससे इसके दो हिस्से हो गए, एक ये सेल हो गया और एक ये सेल। ठीक है, यह है माइटोसिस हमारा। तो माइटोसिस डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो जो मदर सेल से दो जो सेल बनेंगे इसको क्या कहेंगे? टू डॉटर सेल हो गए। ये पहला डॉटर सेल और दूसरा भी डॉटर सेल ही होगा। क्लियर है? माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल टूट करके दो हिस्सों में बढ़ता है। तो जो सेल पहला होता है बड़ा वाला, जिससे टूट के दो बनते हैं, तो जिससे बनता है वो तो मदर सेल है, और जो दो नया बनेगा वो हो गया डॉटर सेल। क्लियर है? ठीक है, अब स्पेसिफिक सेल, अब देखिए द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। जितना इसमें क्रोमोसोम होगा मदर सेल में, उतना ही इन डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम होगा। ऐसा नहीं कि इनके टूट से के अलग हुए हैं तो इसमें कोई डॉटर सेल में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारे रिप्रोडक्टिव बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सेल्स की बात अगर करें, और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल के अंदर जो टिश्यू होता है और प्लांट के अंदर जो टिश्यू होता है, वो भी क्या होता है? डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू offspring. They divide by a different process called meiosis. ठीक है, meiosis, which involves two consecutive division. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cell. Can you think as you to why the chromosome number has reduced to half in daughter cell? देखिए, हमने आपको माइटोसिस बता दिया, माइटोसिस को इरेज कर देते हैं, मायोसिस को अब आपको दिखाते हैं। देखिए मायोसिस क्या है, मैंने आपको पढ़ के बताया, अब डायग्राम वाइज पहले बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेल पहले हम लेंगे जो मदर सेल है। ठीक है, अब ये जब टूटेगा ना तो क्या करेगा? जैसे दो तो बन गए, और फिर ये टूट के क्या होगा? इन 2 से 4 बन जाएंगे। तो मायोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें मदर सेल टूट करके लास्टली 2 नहीं, लास्टली डिवीजन के लास्ट डिवीजन क्या होगा? 4 तक बन जाएंगे। पहली बात, पहला जो माइटोसिस था उसमें मदर सेल टूटती थी दो हिस्सों में, डॉटर सेल दो डॉटर बनते थे, और दोनों डॉटर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही थे जितनी मदर के पास। लेकिन इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे मदर सेल के कंपेयर। ठीक है, क्लियर है? ठीक, हो गया सॉल्व।
हाँ, ये सभी डॉटर सेल, सारे डॉटर सेल बता रहे हैं।